जय हिंद। तो ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, गोयला क्लासेस के द्वारा आपके लिए मेंस डे लाया जा रहा है और ये मेंस डे में जो मुद्दे लाए जा रहे हैं वो कहां से लाए जा रहे हैं ये भी आपको बताए जाते हैं, क्योंकि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो आप तक पहुंचे। राइट, तो यहाँ पर जो भी मुद्दे आपके लिए आते हैं वो आपके द हिंदू को लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ। जैसे हम बात करेंगे जो विमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है, अब हो सकता है उसमें ऑलरेडी आपको वीडियो मिला हो, पर होता क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। राइट, तो अगर द हिंदू में इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल आता है तो हम दोबारा वही जो टॉपिक है, अगर विमेन रिजर्वेशन है तो वो दोबारा आप तक पहुंचाते हैं, जैसे कि कुछ भी डेटा आपका या कोई अपडेशन हुआ हो किसी मुद्दे पे वो भी आप तक पहुंचे। राइट, तो जैसे कि हम जानते हैं अभी रिसेंट जो अपडेशन हुआ है वो हुआ है कि इसका नाम बदला गया है इस तरह से। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, अगेन आई विल से इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका जो सोर्स है वो द हिंदू है। राइट, और आज 28 सितंबर है, 27 सितंबर की ये न्यूज है। राइट, कल कुछ टेक्निकल कारण की वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, परंतु आज हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और बिल्कुल एक पूरे जोश के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑफ 2023। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले देख लेंगे कि न्यूज में क्यों है, फिर हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, फिर इसके हम देखेंगे कि क्या अच्छे पहलू हैं और इसका क्या क्रिटिसिज्म है। तो अगर आप इन दायरों में किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपका जो मीन्स राइटिंग है वो आपने अच्छी तरह कवर कर लिया है फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अभी ये कंटेक्स्ट में क्यों है तो देखते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ पास्ड वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 और जो ये बिल नंबर है ये है 128। राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, अब जो ये बिल नंबर है ये है 128। ठीक है, अब इसकी तुलना कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हर बिल जो लाया जाता है, देखिए जब आप हमारी पॉलिटी की क्लास देखेंगे जो हमने सीरीज ऑलरेडी बनाई है और आगे भी बनाते रहेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे जो बिल है वो 4 तरह के होते हैं। राइट, एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है, एक फाइनेंशियल बिल होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। अब इस बिल को मैं एक तुलना के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं, जिससे कि आपको क्लियर होगा, क्योंकि बिल जो ये 4 वर्णों में या 4 भागों में विभाजित किया गया है, ऐसा क्यों किया जाता है। आइए तुलना करते हैं। ये संवैधानिक संशोधन जो बिल है ये वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी तुलना करते हैं धन विधेयक, जिसे मनी बिल कहते हैं, जो आपके आर्टिकल 110 में आता है, अनुच्छेद 110 में आपका आता है धन विधेयक। तो धन विधेयक की एक विशेषता है कि उसे कभी भी राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका जो शुरुआत होगा वो हमेशा लोकसभा से होगा। जब वो लोकसभा से पारित होगा तब वो राज्यसभा में आएगा। ठीक है, तो ये एक विशेषता है किसकी? धन विधेयक की। और भी हैं, फिलहाल एक हम देखेंगे क्योंकि तुलना करनी है। वहीं पर मैं देखूंगा संवैधानिक संशोधन बिल की, विधेयक की। तो यहाँ पर क्या विशेषता है? यहाँ पर विशेषता जो मुझे मिलती है वो ये मिलती है कि चाहे लोकसभा है या राज्यसभा है, किसी भी सदन में इस बिल को लाया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं, तुलना अगर करें धन विधेयक और इसमें, तो ये हमें एक फर्क दिखता है, एक डिफरेंस दिखता है। राइट, तो इसीलिए हम हमेशा याद रखते हैं कि कौन सा विधेयक है ये है संवैधानिक संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब ये भी आप जानते हैं, जब भी कोई बिल आता है वो जरूरी नहीं है कि वो पास हो जाए। ठीक है, यानी कि वो एक्ट बन जाए, कानून बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। इसीलिए हमें क्या दिखता है कि बिल की जो संख्या है, जो श्रृंखला है, वो हमें ज्यादा दिखती है जो संवैधानिक अधिनियम है। राइट, उदाहरण अगर मैं जीएसटी की बात करूं, जीएसटी आप जानते हैं 2016 में ये पारित हो चुका था। तो इससे संबंधित अगर कोई आपसे विधेयक पूछेगा तो 122वां विधेयक है इसका। परंतु जब ये अधिनियम बना तो संवैधानिक संशोधन में कौन सा अधिनियम बना है? 101। तो 122वां बिल क्या बना? 101। तो उसी तरह से जब ये 128वां संशोधन जो विधेयक है, अब हम देखेंगे 105 संशोधन तो हो चुके हैं हमारे, तो मुख्यतः ये 106 संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनेगा 106। फिलहाल आपने ये याद रखना है, जो आपको डेटा दिया हुआ है 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये। राइट, आगे देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका हाल ही में इन्होंने नाम चेंज किया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आई रिपीट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस तरह के प्रश्न आपको आपके प्री में मिल सकते हैं कि इसका नाम क्या परिवर्तित हुआ है। राइट, हाल ही में हुआ है। राइट, तो ये भी याद रखना है, चाहे मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक नंबर पूछूंगा तो आप कहेंगे ये विधेयक नंबर है 128वां। राइट, तो आप समझ पाए होंगे। अब आइए देखते हैं। द बिल रिजर्व 1/3 सीट्स इन द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दिल्ली असेंबलीज। अब यहां से क्या समझ रहे हैं हम, इसमें इस विधेयक के तहत क्या होगा, कम से कम
कम से कम 1/3 सीटें किसकी आरक्षित हो जाएंगी? महिलाओं की। कहां? लोकसभा में होंगी, बिल्कुल होंगी। राज्यसभा में होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि ये विधेयक राज्यसभा की बात नहीं करता है, लोकसभा की करता है। दूसरा, राज्य स्तर पर बात करता है। विधानसभाओं में होगा? बिल्कुल होगा, वहां भी 1/3 कम से कम। क्या राज्यों की विधान परिषद में होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि यहां से हम क्या समझ पाए, अगर मैं बात करूं राज्यसभा की और मैं बात करूं विधान परिषदों की, वहां पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होगा इस बिल के तहत। राइट, आगे देखते हैं। दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू सीट्स रिजर्व फॉर SC ST इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ सीटें जो हमारी लोकसभा की है केंद्र स्तर पे और विधानसभाओं की है राज्य स्तर पे, वो एक आरक्षित जो श्रेणी होती है, जो रिजर्व कैटेगरी होती है, उसके लिए रिजर्व होती है, आरक्षित होती है। ठीक है, जैसे SC और ST। तो ये विधेयक क्या करेगा, 128वां जो विधेयक है ये क्या करेगा, ये यहां पर भी 1/3 सीट जो है, SC हो चाहे ST हो, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो विधानसभाओं में हो, वहां पर 1/3 सीटें इस रिजर्व कैटेगरी में महिलाओं के लिए आरक्षित करेगा। राइट, उदाहरण मानते हैं, कहीं पर हम एक उदाहरण मान लेते हैं कि 100 सीटें हैं। ये काल्पनिक उदाहरण है समझाने के लिए आपको। इसमें मानते हैं कि 9 सीटें क्या है, आरक्षित हैं। तो इसमें से भी अब जब ये कानून बन जाएगा, 128वां जो अमेंडमेंट बिल है, जब ये कानून बन जाएगा, तो इसमें से जो 3 सीटें होंगी कम से कम, वो हमेशा महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, तो आरक्षित वर्ग में भी, कुल वर्ग में भी जो सीटें हैं वो आरक्षित हो जाएंगी महिलाओं के लिए। आगे देखते हैं। अब इसके थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मैंने हमेशा कहा थोड़ा बैकग्राउंड समझना बड़ा जरूरी होता है जब हम मेंस राइटिंग लिखते हैं। ठीक है, यहां पर बताया गया द डिस्कशन अपॉन द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो शुरू हो चुका था 1996 से। तब उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी। आप जानते ही हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक व्यक्तित्व था, वो कभी काफी प्रभावशाली था। एक तरह से तो मैं व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूं ये एक बाहुबली थे। मतलब निर्णय लेने में संकोच नहीं करते थे। ही डोंट हेजिटेट व्हाइल टेकिंग द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। एग्जाम्पल, मेरी बात पे मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, वो है आपका ऑपरेशन शक्ति। आप जानते ही हैं 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उसके पश्चात हमें 1998 में दिखता है परीक्षण किया गया, जो सफल परीक्षण था पोखरान में, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। वो इन्हीं के नेतृत्व में, यानी कि इन्हीं की लीडरशिप में हुआ था। राइट, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी दबाव था। राइट, फिर भी इन्होंने किया। तो इस तरह का इनका व्यक्तित्व था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हमें दिखती है 1996 से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा। अब यहां पर देखेंगे, एज एन गवर्नमेंट लैक द मेजोरिटी द बिल कुड नॉट हैव बीन अप्रूव्ड। अब यहां पर क्या हुआ, किसी कारणवश जो सरकार है वो अपना बहुमत खो देती है। इसीलिए आप जानते ही हैं कि अगर कोई लोकसभा के द्वारा कोई विधेयक आ रहा है और उसी दौरान लोकसभा भंग हो जाती है, तो अपने आप वो जो विधेयक लाया जाता है, जो बिल लाया जाता है, वो भी भंग हो जाता है। राइट, आगे देखते हैं। अब इसका थोड़ा आप देख सकते हैं, ये इसका एक जेनेसिस है। इसकी यहाँ से शुरुआत है, 1996 में आया, 1998 में आया, 2009 में आया, 2010 में आया, 2014 में आया। ठीक है, आता रहा, पर किसी भी कारणवश ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है, यानी कि इसकी उत्पत्ति हमें 1996 से दिखती है। आगे देखते हैं। अब हम इसकी देखते हैं, इसकी जरूरत क्यों है, क्यों ये जरूरत है इसकी। राइट, तो यहाँ पर लिखा है कि अब देखिए जरूरत क्यों होती है। जरूरत इससे होती है, देखिए यहाँ पर शायद वो मेंशन नहीं है, एक अपने तजुर्बे से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तभी आप जानते हैं गोयला क्लासेस NCERT का कोर्स भी लेके आ रहा है, और ऑलरेडी आप देखिएगा कि हमारे जो YouTube चैनल है उसमें क्लास 9 की जो NCERT पॉलिटी है वो बिल्कुल एक श्रृंखला में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको एक बार गो थ्रू हो जाइए। उसमें एक लोकतंत्र के बारे में समझाया गया है। देखिए, लोकतंत्र की काफी विशेषताएं होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। लोकतंत्र की काफी विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है कि समाज के जितने भी श्रेणी हैं, जितने भी वर्ग हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व है उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आई रिपीट, समाज का जितना भी वर्ग है उसके प्रतिनिधित्व में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब समाज का वर्ग से मेरा क्या तात्पर्य है? स्त्री पुरुष। यहाँ पर स्त्री पुरुष ये भी दो खास वर्ग है समाज का, इन्हीं की वजह से समाज हमारा आगे बढ़ता है। दूसरा, अब यहां पर आप समझिए, जब मैं चुनाव की बात करता हूं, ठीक है, या मैं एक लोकतंत्र की बात करता हूं, लोकतंत्र में क्या होते हैं, एक जो शासन करते हैं, एक जो लोगों को चुनते हैं कि कौन शासन करेगा। तो वोटिंग के समय पर भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो चुनाव में आप खड़े होते हैं उसमें भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। राइट,
अब देखिए यहां से देखिए, अगर मैं बात करूं वोटर्स के एंड से, जो मतदाता होते हैं, वहां पर किसी भी तरह का आपको भेदभाव नहीं दिखता, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि महिलाएं वोट नहीं करेंगी या महिलाओं का जो केवल 10% जो महिलाएं वही वोट करेंगी। तो हमें वोटर्स लेवल पे, यानी कि जहां पर मतदाता है उस स्तर में मैं देखूं तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं दिखता है। परंतु जब मैं एक प्रत्याशी के रूप में देखता हूं, जब सरकार बनती है, तो वहां पर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कम दिखता है। और यहां से हमें दिखता है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं एक कमजोर पड़ता है इस कड़ी में। कहां? महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम दिखता है। एक तो ये कारण बता दिया मैंने आपको पूरी स्टोरी। दूसरा है कि अब हम इसकी तुलना करेंगे उन राज्यों से, राज्य से मेरा तात्पर्य है यहाँ पर जो हमारे देश होते हैं, ठीक है, उसे पॉलिटिकल वे में हम उसको राज्य कहते हैं और साधारण शब्दों में उसको देश कहते हैं। तो जैसे कि अगर भारत की तुलना की जाए नेपाल से, तो आप जानते ही हैं तुलना तो करना जो राजनीतिक स्तर पे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाथी और चींटी की बराबरी की जा रही है, राइट। परंतु आप देखिएगा जो हमारे एकदम पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान, जिसे हम इतना मिलिटेंट कंट्री कहते हैं, वहां पर भी आप देखोगे उनका जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो भारत से ज्यादा है। जो एक समय में ईस्ट पाकिस्तान था 1971 तक, आज 1971 से वो बांग्लादेश आपको दिखता है, वहां पर भी आप देखेंगे कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो भारत से तुलना की जाए तो वो ज्यादा है। तो जरूरत क्यों है आप समझ गए होंगे। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। एक, लोकतंत्र का प्रमुख जो एक विशेषता है, फीचर है, वो क्या है कि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि प्रतिनिधित्व जो है समानता पे होना चाहिए। दूसरा, तुलना करना, ठीक है, देशों से तुलना करना। तो हमारा देश कहीं ना कहीं इतना बड़ा, एशिया का, चाइना को कोई टक्कर दे सकता है तो भारत दे सकता है। और आज वर्तमान में आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कैसा काम कर रहा है। G20 सम्मेलन देख लीजिए, उसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत। तो ऐसा देश में अगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व कम दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं क्या भारत की छवि निकल सकती है, राइट। तो यहां पर देखिए, देयर आर 82 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, मतलब लोकसभा में वर्तमान में हमारी जो जितनी भी सांसद हैं उनमें से 82 जो सांसद हैं वो महिलाएं हैं। प्रतिशत वाइज उससे देखा जाए तो लगभग 15.2% कुल संख्या का। वहीं पर माफ कीजिएगा, विधानसभा में माफ कीजिएगा, जो राज्यसभा में देखा जाए तो वो है 31, जो कि है कुल संख्या का 13%। तो लोकसभा में 15.2% और राज्यसभा में है 13%। तो देखिए प्रतिशत में आपको क्या लग रहा है, कितना कम है, राइट। अब इसकी तुलना करते हैं। तुलना करिए जरा, बांग्लादेश से करिए 21%, पाकिस्तान से करिए 20%। अब सोचिए पाकिस्तान भी हमसे 5% ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो 15.2% है हमारा और पाकिस्तान में 20% है। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। और वैसे ही यहाँ पर आप ये डेटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहली लोकसभा में हमारा 5% था, जो कि वर्तमान में बन गया है 15.2, यानी कि लगभग 10.2% का हमने इन 70 सालों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया है। पर सोचिए 70 सालों में केवल 10%। और माफ कीजिएगा, भारत तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो इस तरह से आपने अपनी मीन्स राइटिंग में सरकाज़्म एक इस तरह के प्रश्न उठाने हैं तो एक रोचक लगे, ठीक। तो यहाँ पर आप देखें, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व हमें कहाँ मिलता है, रवांडा 61%। अब इमेजिन करिए जो साउथ अफ्रीकन, माफ कीजिएगा, हाँ, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पर जो एक देश है रवांडा, और अफ्रीकन का तो आप जानते ही हैं, अगर मैं साउथ अफ्रीका को हटा दूं तो अन्य जितने भी वहां देश हमें मिलते हैं तो हम उसे कहीं ना कहीं मानते हैं वहां पर मिलिटेंट ज्यादा है, अराजकता ज्यादा है, इस तरह से, राइट। परंतु आप देखिए रवांडा जो एक अफ्रीका जो हमारे कॉन्टिनेंट है उसका एक देश है, वहां पर हमें क्या दिखता है 61%। और आगे आप देखिए क्यूबा, निकारागुआ, क्यूबा और निकारागुआ आपका जो, जिसे हम कैरिबियन कंट्रीज कह देते हैं, जो आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आते हैं, वहां पर आपको देखेगा दोनों आसपास ही हैं। वहां पर भी प्रतिनिधित्व देखिए 53% निकारागुआ में मिलता है हमें, माफ कीजिएगा क्यूबा में मिलता है, और 52% हमें निकारागुआ में मिलता है, ठीक है। तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं, रवांडा, क्यूबा और निकारागुआ। आई रिपीट, रवांडा, क्यूबा और निकारागुआ, ठीक है। तो ये डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब जो हमारा मेन मुद्दा है, जो ये विधेयक लाया गया है, उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो इस बिल में क्या है, 330 और 330, पहले 330 की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, जो अनुच्छेद 330 है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है जो आपका लोकसभा है उसमें आरक्षण की बात करता है। 330 क्या करता है, लोकसभा में आरक्षण की बात करता है, राइट। अब यहां पर आप देखेंगे
कि 330 अगर लोकसभा में आरक्षण की बात कर रहा है तो अब महिलाओं को जो इसमें आरक्षण दिया जाएगा तो उसमें संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें 330 में एक नया क्लॉज जोड़ना पड़ेगा, वो है क्लॉज ए। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्री में खासकर, कि जो ये 128 बिल आ रहा है ये संविधान में कहाँ कहाँ पर परिवर्तन कर रहा है। तो याद रखिएगा, पहला परिवर्तन मैंने आपको बता दिया, 330 में जो लोकसभा में आरक्षण की बात करता है उसमें एक नया क्लॉज जोड़ा जाएगा 330A, राइट। तो ये बात अपनी याद रखनी है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे 330 जो बात करता है वो रिजर्वेशन फॉर सीट ऑफ SC SC लोकसभा में करता है, तो वहां पर भी हमें आरक्षण करना है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो आरक्षण दिया जाएगा ये रोटेशन बेस में होगा। जैसे कि आप 73वां संशोधन और जो 74वां संशोधन है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो बात करता है पंचायत की और जो बात करता है म्यूनिसिपैलिटी की, वहां पर महिलाओं को संवैधानिक रूप से आरक्षण दिया जाता है, और जो एक रोटेशनल होता है, मतलब जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जिसे हम कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, कहीं पर ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज है, ठीक है, मानते हैं 3 कंस्टिट्यूएंसी है, खाली समझाने के लिए, जैसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं हिंदी में। तो ये रोटेशन होगा, मानते हैं कि 1/3, जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो 1/3 पहले 1 में आएगा महिला सीट, ठीक है, फिर ये रोटेशन यहाँ आएगा 2 में, फिर यहाँ नहीं आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, यानी कि जो महिलाओं का जो आरक्षण है वो रोटेशनल बेस में आएगा, फिक्स नहीं होगा। ये बात बता रखी है, और ऑलरेडी हमें वो दिखता है कहाँ, हमारे जो लोकल लेवल के चुनाव होते हैं वहां पर हमें रोटेशनल दिखता है, ठीक है। तो ये बात इसमें बता रखी है, राइट। आगे देखते हैं, अब 332 में भी, क्योंकि 330 बात करता है लोकसभा में आरक्षण की और 332 बात करता है आपकी विधानसभा में आरक्षण की। तो जैसा कि 330 में हमने एक क्लॉज जोड़ा है क्योंकि उसमें महिलाओं को आरक्षण देना पड़ेगा, वैसे ही 332 जो बात करता है विधानसभाओं की, राज्यों की, वहां पर भी हमें एक संशोधन करना पड़ेगा, यानी कि 332 है जिसके द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल रेप्लिका है 330 का, ठीक है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभाओं में ये आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात उठाए रखिए, ठीक है, कि यहाँ पर भी एलोकेशन होगा, बिल्कुल रेप्लिका, रेप्लिका मतलब कॉपी, ठीक है। बस एग्जाम वाइज आपने याद रखना है 330 और 332 दोनों में क्या होगा, क्लॉज ए जोड़ा जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर जो आरक्षण दिया जाएगा वो हमारे दिल्ली की जो विधानसभा है वहां पर भी दिया जाएगा। अब दिल्ली को आप जानते हैं, दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया है, अर्थात एक उदाहरण में आप बता देता हूं आपको कैसे विशेष दर्जा दे रखा है। जैसे पुलिस होती है, ज्यादा आमतौर पे जो पुलिस होती है वो राज्य सूची में होती है, यानी कि उससे संबंधित कानून कौन बनाता है, राज्य बनाते हैं। परंतु दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर पुलिस जो है वो किसके अंतर्गत आती है, वो केंद्र, यानी कि जो वहां जो प्रधानमंत्री बैठते हैं पुलिस उनके अंतर्गत आती है, राज्य के अंतर्गत नहीं आती। तो इस तरह से दिल्ली को हमने विशेष दर्जा दे रखा है। कहाँ हमें दिखता है, ये दिखता है 239 AA में, 239 AA, 239 AA। तो पहले तो याद रखेंगे आर्टिकल 239 AA दिल्ली को एक क्या दिलाता है, विशेष दर्जा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर इसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, राइट। और यानी कि ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह का बन सकता है 239 AA टाइप का, ठीक है, जोक सपाट, पर ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा एग्जाम। और यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर एक 239 AA 2 का क्लॉज बी है, क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी है कि was amended by the bill according to add the law framed up shall apply to the national capital territory। मतलब देखिए 239 AA का क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी ये जुड़ेगा नहीं, ये पहले से जुड़ा हुआ है, ये इसलिए बता रखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये बता रखा था कि यहाँ पर एक बात क्लियर कर दी है कि जो भी कानून संसद बनाएगी वो अपने आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ जो दिल्ली है जिसे विशेष दर्जा मिला है वो वहां पर मान्य होगा। इसकी एक तुलना करके मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि काफी फ्रेशर भी ये लेक्चर देखते हैं। देखिए एक समय अगर मैं 5 अगस्त 2019 से पहले की बात करूं, अब आप समझ गए होंगे मैंने ये तारीख दी है 5 अगस्त 2019, उससे पहले आप जानते हैं जो अनुच्छेद 370 था वो सोया हुआ नहीं था, क्योंकि अब तो सोया हुआ है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में, परंतु उस समय वो एक्टिव फॉर्म में था। तो होता क्या था कि संसद जो भी कानून बनाती थी, आमतौर पे परिभाषा ये है कि संसद जो भी कानून बनाएगी वो भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में, यानी कि भारत की जो भी टेरिटरी है वहां पर वो लागू होगा। परंतु 370 द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को ये विशेष अधिकार प्राप्त था कि भैया पार्लियामेंट जब कानून बनाएगी तो वहां की जो विधानसभा है, जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा भी क्या बोलेंगे, उसको एक संविधान सभा ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो संविधान सभा है वो निर्धारित करेगी कि ये कानून लागू होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में या किस हद तक लागू होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर पे, ये निर्धारित किया जाता था जो जम्मू एंड कश्मीर की जो लोकल संविधान सभा थी, ठीक है, जिसे आमतौर पर हम विधानसभा भी कह देते हैं, राइट। तो परंतु दिल्ली को जब विशेष दर्जा दिया गया 239 AA के द्वारा, तो वहां पर 239 AA क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी जोड़ा गया, जहां पर यह बात स्पष्ट कर दी कि विशेष दर्जा तो है दिल्ली को, परंतु संसद जो भी कानून बनाएगी वो दिल्ली में लागू होंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो फिलहाल ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये कोई जुड़ेगा नहीं आपकी 128 जो विधेयक है उससे जुड़ेगा नहीं, ये बता रखा है इसमें।
आगे देखते हैं। अब आप देखेंगे कि अब ये इसमें बता रखा है कि जो ये नया जो रिजर्वेशन जोड़ा जाएगा ये कब जुड़ेगा, ये आफ्टर दी सेंसस। सेंसस होते हैं आप जानते हैं, जनगणना जिसे हम कहते हैं, जिसके आधार पे ही योजनाएं बनाई जाती हैं सरकार द्वारा, और जो हर 10 वर्ष में होती है। आप जानते हैं जो समयकाल था वो 2021 था एज पर दी शेड्यूल, बट आप जानते हैं कोरोना काल की वजह से वो जनगणना नहीं हो पाई, और आज तक जो हम डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं 2011 का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 2023 चल रहा है, और आज तक हमें जनगणना 2011 की इस्तेमाल करनी पड़ रही है। तो इसमें क्या है, इसमें ये उठाया जा रहा है मुद्दा कि जब जनगणना आ जाएगी नई वाली, उसके पश्चात ये जो विधेयक है जिसके द्वारा ये कानून बनने वाला है, जो वो तब लागू होगा, राइट, वो तब लागू होगा। इसलिए आप देख रहे होंगे, हम बार बार न्यूज में देख रहे हैं कि विधेयक बिल की बात की जा रही है, अभी अधिनियम की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो यानी कि इसको अच्छी तरह से, पूरी तरह से कानून कब बनाया जाएगा, जब इसकी पूरी की पूरी जनगणना हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि इसे एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे गांधी जी ने एक बात की थी, आप बताइएगा मुझे वो कमेंट सेक्शन में, कि गांधी जी ने ये वाला स्टेटमेंट कब दिया था जो मैं बताने वाला हूँ, कि तुम जो ये चेक दे रहे हो, ये जो चेक होता है ना बैंक देता है, तुम जो ये चेक मुझे दे रहे हो, इसका बैंक क्या है, कंगाल हो चुका है, बैंकरप्ट हो गया है, उस बैंक का ये चेक है, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, जो भी मेरे लेक्चर देख रहा है, गांधी जी ने ये किस प्रस्ताव में ये स्टेटमेंट दिया था, राइट। तो उस तरह का हमें ये यहाँ भी दिखता है, राइट। आगे देखते हैं, जो फिर सेंसस आएंगे तो उसके हिसाब से डीलिमिटेशन होगा। अब ये डीलिमिटेशन क्या है, देखिए इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। एक आसान शब्दों में आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे मानते हैं एक स्टेट है, जैसे मैंने हरियाणा स्टेट कहा, हरियाणा स्टेट का क्या है, अपनी कंस्टिट्यूएंसीज भी होंगी, ठीक है, जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में कह रहा हूं कि हरियाणा, एक काल्पनिक उदाहरण है समझाने के लिए, हरियाणा की जो कंस्टिट्यूएंसी है वो 100 है, ठीक है। यानी कि हरियाणा में 100 विधायकी क्षेत्र है, यानी कि यहां पर क्या है, 100 एमएलए होंगे, ठीक है। ये होता है कंस्टिट्यूएंसीज, निर्वाचन क्षेत्र। तो ये 100 संख्या कैसे तय होती है, ये 100 संख्या तय होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या इसके आधार बनती है। और वैसे ही हरियाणा का कुछ प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में भी होगा, क्योंकि वो भी हाउस ऑफ द पीपल है, राइट। तो उस हिसाब से उसमें भी सीट होती है। उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं हरियाणा की लोकसभा में 10 सीटें हैं, ठीक है। ये उदाहरण है, काल्पनिक है, राइट। तो 10 सीटें हैं कहाँ, लोकसभा में। अब ये कैसे तय होता है, ये भी तय होता है जनगणना के आधार पर। तो वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान की स्थिति यह है कि जो लोकसभा में सीटें तय होती है हमारी, इसकी जनगणना आज भी 1971 की उठाई जा रही है, 1971 की। और जो ये कंस्टिट्यूएंसी वाली जनगणना है वो उठाई जा रही है 2001 की, ये बात आपने याद रखनी है। तो इस आधार पे ये हमारा डीलिमिटेशन होता है। डीलिमिटेशन मतलब कितनी कंस्टिट्यूएंसी बढ़ानी है या घटानी है, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो बढ़ना तो है ही। यही मेरा पॉइंट है, क्योंकि ये 1971 इसलिए लॉक किया गया। आप कहेंगे सर ये 1971 क्यों लॉक किया गया है, क्योंकि देखिए राज्य सरकारें क्या करेंगी, अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए लोकसभा में वो अपने स्तर पे लोगों से क्या कहेगी, आप जनसंख्या बढ़ाओ, क्योंकि आधार क्या है, जनसंख्या। तो जनसंख्या बढ़ाई जाएगी और जनसंख्या के आधार पे क्या है, सीटें निर्धारित होती हैं। तो इसीलिए क्या है, इस नियम से क्या होता है कि अगर राज्य ऐसी नीतियां लाता है अपने स्तर पे कि जनसंख्या बढ़ानी है, तभी उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो जनगणना की गई है खासकर लोकसभा के लिए वो 1971 की लॉक कर दी गई है। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना पा रहा हूँ। तो यही है डिलिमिटेशन। जब नई जनगणना आएगी, जब ये लोग सेंसस कर लेंगे पूरा, तो उसके बाद नया डिलिमिटेशन करेंगे, उसके पश्चात हमें ये जो संवैधानिक बिल है वो कानून के रूप में हमें दिखेगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। तो यही बात यहाँ पर उठाई गई है। और जो ये बिल है जब ये लागू होगा तो 15 सालों के लिए लागू होगा, ये बात अपनी याद रखिए। कितने सालों के लिए, 15, जब भी ये लागू होगा, ठीक है। पर ये बात याद रखना है, इसको आगे बढ़ाने का अधिकार है। 15 साल कोई फिक्स नहीं है, इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। और ये बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, हमारी लोकतंत्र का जो मंदिर है जिसे हम संसद कहते हैं, उसके पास ये अधिकार है, राइट। ये बात अपनी याद रखिए। आगे देखते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम इसका विरोध देख लेते हैं, आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं क्या है, ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जरूरी है आपकी मेंस राइटिंग में, ठीक है। देखिए यहां पर बताया गया है कि द बिल मेयरली रीड इट शैल इनटू इफेक्ट आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ अंडरटेकन द पर्पस ऑफ, मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि भैया इसमें सबसे पहली कमी तो यह है, इन्होंने साफ कह दिया कि जब इसकी एक नया सेंसस आएगा उसके पश्चात हम इसे करेंगे। अब कब नया सेंसस आएगा, क्या होगा, वो कोई फिक्स ही नहीं है, ठीक है। और इसको जब पारित किया गया तो एक विशेष सत्र बुलाया गया। अब विशेष सत्र बुलाने का मतलब क्या होता है, कोई काम फटाफट करना है, परंतु विशेष सत्र बुलाने के बावजूद भी अंत में क्या है, ये तब लागू होगा जब सेंसस किए जाएंगे। अब सेंसस की कोई
कोई सीमा थोड़ा बता रही, कोई फिक्स नहीं बता रखा कि सेंसस कब करेंगे। इन्होंने कहा जब सेंसस करेंगे उसके पश्चात ये विधेयक लाएंगे। अब सेंसस कब करेंगे डिफाइन ही नहीं है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे देखते हैं, नॉट प्रोवाइड वुमेन रिजर्वेशन राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था, यहाँ पर राज्यसभा की कोई भी बात नहीं की गई है। और राज्यों में जो विधान परिषदें होती हैं, जैसे वर्तमान में आप जानते हैं 6 ही राज्य हैं आउट ऑफ 28, 6 आउट ऑफ 28 जिनमें विधान परिषदें हैं। कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन्हीं 4 राज्यों में, माफ कीजिएगा 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। तो ना ही विधान परिषदों की बात कर रखी है, ना ही राज्यसभा की, कि वहां पर आरक्षण की कोई बात ही नहीं है महिलाओं के। क्यों देखिए प्रश्न आता है, अगर मैं बोल रहा हूं संसद लोकसभा का मंदिर है, लोकतंत्र का एक मंदिर है, तो संसद का मतलब क्या होता है? अगर संसद को परिभाषित करें तो संसद में 3 जो अंग हैं उसके, वो इनसेपरेबल है, मतलब उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। वो 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो यानी कि आपने राज्यसभा को तो बाईपास ही कर दिया, तो क्या फायदा, राइट? तो ये यहाँ पर इसकी एक आलोचना है, राइट? तो आपने देखा होगा किस तरह से हमने पढ़ा, हमने इसका देखा कि क्यों कंटेक्स्ट में है, क्यों न्यूज में चल रहा है। फिर हमने देखा इसमें ऐतिहासिक पहलू क्या है इसका, फिर हमने देखा इसकी विशेषताएं क्या है, फिर अंत में हमने देखा इसका जो भी आर्ग्यूमेंट है इसके, जो एक तर्कपूर्ण, हमेशा आपके आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो तर्कपूर्ण होने चाहिए, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, राइट? तो इस तरह से आप देख रहे होंगे ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया, राइट? अंत में मैं कहूंगा आपने इसमें से क्या क्या याद रखना है। 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। अनुच्छेद 330 जो लोकसभा में आरक्षण की बात करता है, अनुच्छेद 332 जो विधानसभा में आरक्षण की बात करता है, आर्टिकल 239 AA जो दिल्ली को विशेष दर्जा दिलाता है, और आर्टिकल 239 AA का क्लॉज 2 का सब क्लॉज B जो बात करता है किसकी, जो भी संसद कानून बनाएगा वो दिल्ली में लागू होंगे। इस तरह के फैक्ट्स आपने याद रखने और मेन सब समझ गए होंगे कैसे लिखना होता है, राइट? तो ये है आपकी मेंस रेडी। तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ और मुख्य बात पे हम आते हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि कोर्स तो काफी महंगा है, राइट? नहीं, कोर्स बहुत सस्ता दिया जा रहा है। ऑलरेडी इसकी जो कीमत हमने रखी थी वो 5,999 रखी थी मात्र। आप जानते हैं आजकल आप अच्छा फोन लेते हैं वो भी इससे महंगा आता है, परंतु उसमें भी आप फिलहाल आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि कोर्स मात्र आपको पड़ेगा 2,999। मात्र कितना? 2,999। ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम एग्जाम रिलेटेड जो भी डेटा होता है, जो भी न्यूज़ होती है वो अपलोड करते हैं। ये इसका साइट में आपको दिख रहा है, इसका लिंक है, तो ये लिंक में आपने फटाफट क्लिक करना है और ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और ऐसे लोग जो भी हमारे बारे में नहीं जानते, राइट, उन तक ये URL पहुंचाना है, क्योंकि कुछ हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी होती हैं समाज के प्रति, राइट? ये हमारा टेलीग्राम, माफ कीजिएगा, ये हमारा फोन नंबर है। इसमें आपने क्या करना है कि कभी भी हमें फोन कर सकते हैं, कभी भी 24/7 हम अवेलेबल है, हमारी टीम अवेलेबल है, राइट? और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व की जाती है, राइट? अगर इवन केस आप फोन नहीं उठा पाए किसी कारणवश, क्योंकि होता है, कॉल बैक जरूर आएगा, आपको कॉल बैक जरूर आएगा, निश्चिंत रहिए। ये हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, जिसे आप कभी भी डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, राइट? ये हमारी वेबसाइट है। आप वेबसाइट में देखिए, आप UPSC, हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान सिविल सर्विसेज, उत्तराखंड सिविल सर्विसेज, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, इस तरह से आप देख रहे हैं कि अलग अलग डोमेन बनाए गए हैं। तो यहां से हम क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि हमारी एक्सपर्टीज है, राइट? कैसे? एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको दिखेगा कि ये आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से देखिए, NCERT के फाउंडेशन कोर्स साफ लिखा हुआ है, ठीक है? और ये भी लिखा हुआ है कि ये किससे डील करता है, कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप एक बार इस लेक्चर्स को गो थ्रू हो जाइए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा, राइट? आइए, तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट करिए, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है? अगर नकारात्मक भी होते हैं तो वो हम उससे कहीं ना कहीं अपने आप को और बेहतर करते हैं, राइट? तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।